नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं विनोद कुमार शुक्ल के लिखे उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी कि खूबसूरत और काव्यात्मक दुनिया का। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी खिड़की से, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ना, ये सिर्फ एक खिड़की नहीं है। अरे ये तो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा है, एक पोर्टल। तो हमारा पहला पड़ाव है एक जादुई खिड़की, और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कहानी के जो मुख्य पात्र हैं रघुबर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनासी, उनके लिए ये खिड़की एक बिल्कुल ही अलग हकीकत का दरवाजा बन जाती है। सोचिए, एक ऐसी खिड़की जिसमें कोई सलाखें नहीं है। हाँ, उसे बंद तो कर सकते हैं लोगों को बाहर रखने के लिए, पर फिर तो बाहर की दुनिया, हवा, रोशनी सब कुछ रुक जाएगा। रघुबर और सोनासी के लिए ये खिड़की पहरेदारी के लिए है ही नहीं, ये तो एक खुला बुलावा है। पता है इसे खोला रखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सुबह उनके जागने से भी पहले उनके कमरे में दस्तक दे देती है। अब सवाल ये है, खिड़की के उस पार आखिर है क्या? चलिए उनके साथ कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये दोनों दुनिया को किस नजर से देखते हैं। तो जैसे ही वो खिड़की से बाहर कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है एक शानदार पीपल का पेड़। यहीं से उनकी उस जादुई जीती जागती दुनिया की शुरुआत होती है। और जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, हवा में नाचते हुए पत्ते जो जमीन पर ऐसे बिखर रहे हैं जैसे कोई खेल चल रहा हो। और सिर्फ पत्ते ही नहीं, वहां के जानवर भी बड़े ही सुकून भरे माहौल का हिस्सा लगते हैं, जैसे कि एक लंबी सी रस्सी से बंधा बकरी का छोटा सा बच्चा। सब कुछ बड़ा शांत, बड़ा सुखद चल रहा होता है, और फिर अचानक एक पड़ोसी की आवाज आती है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक फैंटास्टिकल चीज की एंट्री होती है। आवाज आती है, हाथी आया। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, यथार्थ और कल्पना। हम देखेंगे कि कैसे ये जादुई दुनिया असल जिंदगी के साथ साथ चलती है और उसे पूरी तरह से बदल कर रख देती है। देखिए, कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो यहां एकदम साफ हो जाता है कि हम जैसा देखते हैं दुनिया वैसी ही बन जाती है। मतलब एक ही जगह है, पर उसे देखने वाले दो लोग हैं और दोनों के लिए वो जगह बिल्कुल अलग है। कॉलेज के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्हें क्या दिखता है? एक गंदा सा नाला, चारों तरफ कूड़ा कचरा। और उसी जगह रघुवर और सोनासी को क्या नजर आता है? एक खूबसूरत साफ नदी, गोबर से लिपी हुई पगडंडी और जंगली फूल। कमाल है ना? बात सिर्फ नजारे की नहीं है, रघुवर की अपनी आदतों में भी ये जादू झलकता है। वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, मतलब अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो जब एक हाथ थक गया तो क्या बस दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर दिया? ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो नॉर्मल और मैजिकल के बीच की लकीर को मिटा देती हैं। और कहानी में अक्सर जो किरदार हैं वो ऐसे ही गहरे सवालों में डूब जाते हैं। जैसे एक आदमी तो अपना भेष बदल सकता है, पर कोई घोड़े या हाथी का भेष कैसे बदलेगा? मतलब इस दुनिया में जहां इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता, वहां कोई अचानक से गायब कैसे हो सकता है? तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो उनका अनोखा नजरिया है, ये कैसे सिर्फ उन दोनों की अपनी एक दुनिया बनाता है, एक ऐसी दुनिया जिससे वो शेयर करते हैं। उनकी जो मिलीजुली कल्पना है, उसमें इतनी ताकत है कि वो बेजान चीजों में भी जान डाल देती है। एक किस्सा है, एक दिन रघुबर और सोनासी एक तालाब के पास हैं और गलती से साबुन पानी में गिर जाता है। अब सोनासी जब शांत पानी में झांकती है तो उसे क्या दिखता है? जमीन पर जो उसने रंगोली से मछली बनाई थी, वो अब पानी में जिंदा हो गई है, तैर रही है, और वही मछली तैर कर साबुन को वापस किनारे पर ले आती है। रघुबर कहता है, मुझे कमल दिख रहा है, और सोनासी जवाब देती है, हाँ मुझे भी दिख रहा है। और देखते ही देखते वो पूरा तालाब खिले हुए कमलों से भर जाता है। ये उनकी शेयर्ड क्रिएटिविटी का जादू है। एक सोचा हुआ कमल हकीकत में पूरे तालाब में खिल उठता है। और ये सब हमें कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से तक ले आता है, मन की खिड़की। ये वो चाबी है जो इस पूरी जादुई दुनिया का राज खोलती है। अब देखिए, रघुबर को एक बड़ी प्रैक्टिकल चिंता होती है। वो रोजाना कॉलेज जाने के लिए खिड़की से बाहर निकलता है और सवारी होती है हाथी की। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, ये हाथी इतना बड़ा जानवर इस छोटी सी खिड़की से बाहर कैसे जाएगा? और सोनासी का जवाब सुनिए, कितना सरल पर कितना गहरा। वो कहती है, ये मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जा सकेगा? बस इसी एक लाइन में सब कुछ है। असल में कोई दीवार, कोई फिजिकल बैरियर है ही नहीं, क्योंकि वो दरवाजा, वो पोर्टल दीवार में नहीं, उनके मन में है।
ये एक आइडिया पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। वो जो जादुई दुनिया है ना, वो कोई असली जगह नहीं है, वो तो एक एहसास है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे दोनों ने मिलकर अपने प्यार से और दुनिया को देखने के अपने खास अंदाज से बनाया है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उनके लिए है, जहां गोबर से लीपी पगडंडी है, जहां आसमान हमेशा नीला और साफ रहता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी मन की खिड़की से बाहर क्या देखते हैं, और क्या हम भी सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलकर अपनी एक अलग खूबसूरत हकीकत बना सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से चलते हैं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की दुनिया में। आज हम कहानी के उस हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जहां हकीकत और सपने एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, जरा सोचिए, रघुवर प्रसाद और सोनसी दोनों जगे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास की हर चीज, तालाब, आसमान, पेड़, सब कुछ जैसे नींद में झूम रहा है। यहीं से वो जादुई माहौल बनना शुरू हो जाता है, जहां जागना और सोना एक साथ चल रहा है। और इस पूरी कहानी का जो दिल है वो खिड़की। पर ये कोई आम खिड़की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पोर्टल जैसी है, एक दरवाजा जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तो है उनके कमरे की अपनी दुनिया और दूसरी है बाहर की सपनों वाली जादुई दुनिया। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा सीन आता है। वो दोनों अपने ही घर के बाहर खड़े हैं और अपनी ही खिड़की से अंदर झांक रहे हैं, और वो खाली कमरे से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बच्चा बात करता है। पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? और उन्हें लगता है जैसे कमरा जवाब दे रहा हो, तुम मेरे पास हो। बस यहीं से असलियत और कल्पना के बीच की जो लकीर है ना, वो मिटना शुरू हो जाती है। तो ये हैं वो दो दुनियाएं। एक तरफ कमरे के अंदर की दुनिया है जहाँ वो दोनों हैं, उनका अपनापन है, और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर की दुनिया, जहाँ झील है, पेड़ हैं और सपनों का एक पूरा संसार है। और वो खिड़की ही है जो इन दोनों को एक करती है। तो रात की इस जादुई दुनिया से निकलकर अब हम दिन के उजाले में आते हैं। सुबह हो चुकी है और अब असली दुनिया उनकी इस प्यारी सी निजी दुनिया में धीरे धीरे दाखिल होने लगी है। दिन है दशहरे का, और दोनों के मन में एक छोटी सी मासूम सी उम्मीद है कि आज उन्हें नीलकंठ पक्षी और हाथी देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में जादू का एक पल ढूंढने जैसा है, एक अच्छे शगुन की तलाश है। लेकिन असल जिंदगी तो असल जिंदगी है, वो हमेशा बीच में आ जाती है। पहले तो खबर आती है कि डिपार्टमेंट के हेड आ रहे हैं, फिर सोनसी को तेज बुखार चढ़ जाता है और फिर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। उनकी वो छोटी सी खोज, उस पर असलियत की बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। पर इन मुश्किलों के बीच भी उनकी कल्पना कहाँ रुकने वाली थी। वो सोचने लगते हैं कि अगर नीलकंठ उड़ गया तो रिक्शे में उसका पीछा करेंगे, और रिक्शा भी ऐसा चलाएंगे इतनी ऊंचाई तक कि बादल उनके रिक्शे से आकर टकराएंगे। ये है असलियत से उनकी छोटी सी प्यारी सी उड़ान। अब कहानी और जमीनी हो जाती है। सोनसी की बीमारी और फिर परिवार का आना, ये दोनों चीजें उन्हें कल्पना की दुनिया से खींचकर वापस असलियत में ले आती हैं। अस्पताल में जादू के लिए कोई जगह नहीं होती है ना। डॉक्टर सोनसी को देखता है और उसे 4 गोलियों की एक पुड़िया दे देता है, बस। बीमारी का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल इलाज, उनकी सपनों वाली दुनिया से एकदम अलग। और जब वो घर लौटते हैं तो वहाँ रघुवर के माता पिता और छोटा भाई छोटू गांव से पहुंचे हुए हैं। अपने साथ ढेर सारा खाना और घर का सामान भी लाए हैं। वो छोटा सा कमरा अचानक से लोगों से, उनकी बातों से, उनकी मौजूदगी से भर जाता है। सोनसी कोशिश करती है कि अपना बुखार छिपा ले, लेकिन माँ तो माँ होती है। रघुवर की माँ उसके पास आती है, उसके माथे को छूती है और बस इतना पूछती है, बहू तुमको बुखार है? ये एक बहुत ही प्यारा पल है। माँ के उस एक स्पर्श से सच्चाई भी सामने आ जाती है और बहुत सारा प्यार और देखभाल भी महसूस होती है। तो चलिए अब दिन के सबसे बड़े उत्सव की तरफ बढ़ते हैं। पूरा परिवार दशहरे के मेले में जा रहा है। घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लिए एक छोटी सी निजी जगह बना ही लेते हैं। सोनसी को त्योहार के लिए नई लाल साड़ी पहननी है, तो माँ क्या करती है, चारपाई को खड़ा करके एक पर्दा बना देती है। एक छोटा सा काम, लेकिन इसमें कितना अपनापन और समझदारी है। और जब रघुवर, सोनसी और छोटू सजे हुए हाथी पर बैठते हैं तो माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है
और कहती है, कितनी अच्छी जोड़ी है, छोटू तो लक्ष्मण लगता है। उस एक पल में वो लोग बस एक आम परिवार नहीं रह जाते, बल्कि किसी कहानी के किरदार बन जाते हैं। और फिर आता है उत्सव का वो सबसे बड़ा पल। जैसे ही रावण का पुतला जलना शुरू होता है, उसकी आग की तेज रोशनी सीधे हाथी पर बैठे उन तीनों पर पड़ती है। वो बस एक छोटा सा पल है, लेकिन कितना नाटकीय और जादुई है। दिन के शोर और मेले के बाद कहानी एक बार फिर देर रात में रघुवर और सोनसी की उस निजी जादुई दुनिया में लौट आती है। घर में जब सब गहरी नींद में सो जाते हैं, तो ये दोनों चुपके से उसी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। रघुवर सोनसी को अपनी पीठ पर उठा लेता है और दोनों उस खामोश चांदनी रात में निकल पड़ते हैं। ये उनका अपना एक सीक्रेट एडवेंचर है। और सोनसी बस इतना ही कहती है, गिरा मत देना। रघुवर का जवाब आता है, नहीं गिरोगी। देखिए, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये दिखाता है कि उन दोनों के बीच भरोसा कितना गहरा है। सोनसी को पता है, पूरा यकीन है कि रघुवर उसे कभी गिरने नहीं देगा, चाहे जो हो जाए। वो दोनों झील की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे पानी में डूबा हुआ चांद भी उनके साथ साथ चल रहा है। यहाँ आकर आसपास की दुनिया फिर से जादुई हो जाती है। वो सिर्फ चल नहीं रहे, बल्कि एक सपने में सफर कर रहे हैं। और फिर झील के ठंडे पानी में वो चांद की परछाई के पास नहाते हैं। वो एक ऐसा पल है जहाँ दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ आजादी है। ये उनकी उस रात की यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव है, एक बहुत ही शांत और गहरा अनुभव। उस जादुई रात के बाद कहानी हमें वापस सुबह की रोशनी में, यानी कि असलियत में ले आती है। और सब कुछ बहुत तेजी से वापस नॉर्मल हो जाता है। सूरज निकलने से ठीक पहले वो दोनों चुपचाप कमरे में वापस आ जाते हैं। सुबह होती है, माता पिता उठते हैं, अपना सामान बांधते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। कमरा फिर से वैसा ही शांत हो जाता है, मानो रात का वो जादू बस एक सपना था। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कमरे के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, इन दोनों में से ज्यादा असली क्या है? क्या असलियत वो है जिसे हम रोज जीते हैं, या फिर वो जिसे हम अपनी कल्पना में, अपने सपनों में बनाते हैं? नमस्कार। आज हम हिंदी उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी कि एक बहुत ही सुरियल, एक बहुत ही अनोखे अध्याय की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और सपने के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, इतनी रहस्यमय, इतनी सपने जैसी पंक्ति जो सुनते ही हमें एक अलग ही दुनिया में खींच ले जाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम देखने क्या वाले हैं। क्या होगा जब एक सपना या एक परछाई सच बन जाए? तो कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब रात का अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं है और सुबह की रोशनी बस आ ही रही है। और इसी धुंधलके में कुछ अजीब होने वाला है। सोचिए, रघुवर प्रसाद की सुबह होती है। वो उठते हैं और देखते हैं कि उनके घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। एक अजीब सा हाथी के आकार का अंधेरा। पहले तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बस रात का बचा हुआ अंधेरा होगा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, वो अंधेरा, वो परछाई, वो घुलती नहीं है, बल्कि और भी गहरी और भी साफ होती जाती है। और फिर जब सुबह पूरी तरह हो जाती है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। वहां सचमुच का एक जीता जागता हाथी खड़ा था। कुछ ही देर में उनकी पत्नी सोनसी वो भी उठकर देखती हैं और दोनों को ये एहसास होता है कि कोई साधु अपना हाथी उनके घर के सामने छोड़कर चला गया है। अब वो दोनों और एक विशाल जानवर वहां अकेले हैं। तो जो पल पहले एक जादुई खोज लग रहा था, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी असल जिंदगी की चुनौती बन जाता है। चलिए देखते हैं कि इस कपल ने इसका सामना किया तो किया कैसे। अब उनके मन में एक साथ 100 सवाल उठने लगते हैं। मतलब सोचिए, ये कितनी असाधारण घटना थी, लेकिन चिंताएं कितनी आम थीं। अरे भाई, पड़ोसी क्या कहेंगे? इस हाथी को खिलाएंगे क्या? इसकी देखभाल कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात, रघुवर अपने कॉलेज काम पर कैसे जाएंगे? एक तरफ जहां रघुवर इन सब चिंताओं से घिरे थे, वहीं दूसरी तरफ थी सोनसी, एकदम शांत। उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा, हाथी की देखभाल मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, बस। और उन्होंने इस अविश्वसनीय जिम्मेदारी को अपना लिया। और जानते हैं उनकी मदद के लिए सबसे पहले कौन आता है? एक लड़का, वही लड़का जो नीम के पेड़ पर छिपकर बीड़ी पीता था।
वो उन पर हंसता नहीं है, सवाल नहीं करता, बल्कि उस भूखे हाथी को खिलाने के लिए पेड़ से टहनियां काटकर उनकी मदद करने लगता है। और बस इसी घटना के बाद रघुवर और सोनसी का जीवन, उनकी पूरी दुनिया अब उस हाथी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये उनके बीच एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा साझा अनुभव बन जाता है जो शायद ही किसी ने जिया हो। उनकी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बट सी जाती है। एक तरफ है घर के अंदर की दुनिया, जहां एक शांत माहौल है, एक साझा मकसद है कि मिलकर हाथी की देखभाल करनी है। और दूसरी तरफ है बाहर की दुनिया, जहां काम का दबाव है, लोगों के अजीब अजीब सवाल हैं और हर किसी को सफाई देने की जरूरत है। हालात इतने बड़े हो जाते हैं कि रघुवर को कॉलेज से छुट्टी लेने का फैसला करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि उस एक हाथी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बड़ी, कितनी गहरी उथल-पुथल मचा दी थी। और जाहिर सी बात है, जब उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता चलता है कि रघुवर हाथी की देखभाल करने के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद उनके घर पहुंच जाते हैं और यहां से कहानी में एक अजीब सा, थोड़ा तनावपूर्ण मोड़ आता है। विभागाध्यक्ष के शब्द असल में उस बाहरी दुनिया की आवाज हैं, जो डरी हुई है, जो सिर्फ नियम कानून देखती है। वो इस अनोखी जादुई स्थिति को नहीं समझ पा रहे। उन्हें तो ये बस एक कानूनी समस्या दिख रही है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था, वो वापस आ जाता है। इस पूरी समस्या का अंत उतना ही शांत और सरल होता है जितनी इसकी शुरुआत अजीब थी। एक बीमार साधु आता है। उसका साथी बताता है कि वो तो कई दिनों से बेहोश था। साधु हाथी को बस मुट्ठी भर चावल खिलाता है, उसकी पीठ पर बैठता है और बिना किसी नाटक, बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप चला जाता है। और बस इसी के साथ उनकी वो बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम कहानी के सबसे गहरे, सबसे भावनात्मक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हाथी तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद रघुवर और सोनसी के घर में, उनके जीवन में एक बहुत गहरा भावनात्मक बदलाव आता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। सबसे हैरान करने वाली बात यही थी, उन्हें कोई राहत महसूस नहीं हुई। इसके उलट उनके घर में एक अजीब सा सन्नाटा, एक गहरा एकांत भर गया। ऐसा लगा जैसे हाथी की गैर मौजूदगी उसकी मौजूदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। ये लाइन उस खामोशी की गहराई को कितनी खूबसूरती से बताती है। ऐसा लगता है मानो वो एकांत कोई ठोस चीज हो, जिसे पल पल, लम्हा लम्हा इकट्ठा किया गया हो और अब वो उनके पूरे घर में, उनके पूरे वजूद में भर गया हो। तो ये जो एकांत है, ये अकेलापन वाला, उदासी वाला एकांत नहीं है। ये एक खास तरह की खामोशी है, एक गहरी शांति जिसे दो लोग एक साथ महसूस करते हैं बिना कुछ कहे। ये एकांत इस बात का सबूत था कि उस अजीबोगरीब अनुभव ने उनके रिश्ते को कितना मजबूत बना दिया था। उनका घर अब एक खाली घर नहीं था, बल्कि एक नई तरह की साझा समझ और अपनेपन से भर गया था। और कहानी का अंत इस एक शक्तिशाली छवि के साथ होता है। वो दोनों धीरे धीरे अपने घर में वापस जा रहे हैं, जैसे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था, उस हाथी के साथ। तो आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या जीवन के सबसे बड़े चमत्कार, सबसे गहरे अनुभव ऐसे ही चुपचाप आते और चले जाते हैं? शायद वो शोर शराबे के साथ नहीं आते, बल्कि खामोशी से हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं और हमें हमेशा के लिए बदलकर एक नया अर्थ देकर चले जाते हैं। नमस्ते। तो लीजिए, हम आ गए हैं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। रघुवर प्रसाद और सोनसी के साथ जो एक यात्रा हमने शुरू की थी, आज हम उसे उसके खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए कहानी की आखिरी परतों को मिलकर खोलते हैं। कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, उसकी शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अब ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहा है, नहीं, ये तो असल में रघुवर प्रसाद के मन की हालत है। सोचिए, एक लंबी अंधेरी रात के बाद जब सुबह होती है तो उजाला कितना चुभता है, कितना ज्यादा लगता है ना? ऐसा लगता है मानो दुनिया आज ही नए सिरे से शुरू हो रही हो। पर सवाल ये है कि क्या ये नया उजाला उनके जीवन में सच में कोई रोशनी ला पाएगा? तो होता ये है कि ये जो नई सुबह है, ये अपने साथ एक विदाई लेकर आती है। घर में वापसी की तैयारी चल रही है। अम्मा और छोटू वो जा रहे हैं और पूरे माहौल में ना एक अजीब सी खामोश उदासी है। कोई कुछ कह नहीं रहा, पर वो उदासी सबको महसूस हो रही है।
और यहाँ एक बात है जो सच में दिल को छू जाती है, वो है इन दो औरतों की खामोश मोहब्बत। रिक्शा चलने लगता है, अम्मा पीछे मुड़कर सोनसी को देखने की एक आखिरी कोशिश करती हैं पर देख नहीं पाती, और दूसरी तरफ सोनसी वो बस दरवाजे पर खड़ी हैं, तब तक खड़ी रहती है जब तक सुबह की पंछी चहचहाना नहीं शुरू कर देते। मतलब सोचिए, बस उस एक पल में जुदाई का सारा दर्द सिमट कर रह जाता है। और ठीक तभी छोटू की आवाज गूंजती है। वो रिक्शे पर खड़ा हो जाता है और बस एक ही बात दोहराता है, अम्मा नहीं जा रही है। एक बच्चे का वो भोलापन, वो सच्चाई को ना मानने की जिद, वो उस विदाई के पल को और भी ज्यादा भारी बना देती है। वो छोटा सा बच्चा ये मान ही नहीं पा रहा कि अपने लोग वो भी कभी छोड़कर जा सकते हैं। तो अम्मा और छोटू चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ना घर में एक खालीपन सा भर जाता है। और ये सिर्फ दीवारों का खालीपन नहीं है, नहीं, ये खालीपन रघुवर प्रसाद के अंदर भी गहराता चला जाता है। अब ये कहानी किसी घटना की नहीं रह जाती, अब ये कहानी बन जाती है इस बढ़ते हुए अकेलेपन की। इसी बीच क्या होता है, कहानी से एक और किरदार चला जाता है, साधु। वो अपने हाथी को वहीं खंडर में बंधा छोड़कर बनारस चला गया है। अब रघुवर प्रसाद को ये देखा नहीं जाता। वो रात में वहां जाते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और उस हाथी की जंजीर खोल देते हैं। अब देखिए, ये एक तरह से दया का काम है ना, पर ये उनके जीवन में एक और खालीपन जोड़ देता है। पहले साधु गया और अब हाथी भी चला जाएगा। और इसी खालीपन से एक आवाज निकलती है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जुमला जो बार बार गूंजने लगता है, नहीं है। ये असल में रघुवर प्रसाद के मन की ही आवाज है, जो रात के सन्नाटे में फैल जाती है। पेड़ पर लड़का नहीं है, हाथी नहीं है। अब हैरानी की बात देखिए, उनकी इस धीमी सी आवाज को कोई और सुन लेता है। रात में बाहर कोई आदमी बैठा है और वो पूछ बैठता है, कौन नहीं है? अब ये सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं रह जाता, ये सवाल अब खुद रघुवर प्रसाद के लिए एक पहेली बन जाता है। आखिर वो किसके न होने को इतना ज्यादा महसूस कर रहे हैं? और फिर वही होता है जिसका डर था, सोनसी को भी अपने मायके जाना पड़ता है। और अब रघुवर प्रसाद सच में बिल्कुल अकेले हैं। पेड़ वाला लड़का नहीं है, हाथी नहीं है, और अब तो सोनसी भी नहीं। घर, दुनिया, सब कुछ खाली खाली लगता है। लेकिन यहाँ पर कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। जहाँ असल दुनिया में दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं विनोद कुमार शुक्ल हमें एक जादुई रास्ता दिखाते हैं। जुदाई के दर्द से निकलकर कहानी अब एक बेहद खूबसूरत कल्पना की तरफ मुड़ जाती है। तो सवाल उठता है कि वो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? क्या वो चिट्ठियां लिखते हैं? नहीं, उनके लिए तो आकाश ही एक दूसरे को लिखी गई चिट्ठी बन जाता है। क्या कमाल का आइडिया है ना, एक ऐसी सोच जो बिल्कुल साधारण सी चीज को भी इतना असाधारण बना दे। मतलब ये कि जब रघुवर प्रसाद चट्टान पर लेटकर आकाश को देखते हैं तो वो असल में सोनसी को एक खत लिख रहे होते हैं, और वहीं दूर जब सोनसी अपनी खिड़की से उसी आसमान को देखती है तो वो उस खत को पढ़ रही होती है। तारे मानो उनकी लिखावट हो और चांद वो उनका नाम हो। और ये जो कल्पना है ना, ये और भी गहरी हो जाती है। कैसे? अगर रघुवर प्रसाद एक बड़ा खुला आसमान देख रहे हैं तो समझिए वो एक लंबी चिट्ठी लिख रहे हैं, और अगर सोनसी अपने छोटी सी खिड़की से आसमान का बस एक टुकड़ा देख पाती है तो वो एक छोटी सी चिट्ठी पढ़ रही है। सच में ये कल्पना कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अब कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प सा किस्सा आता है। ये किस्सा है भूली हुई चीजों और भूली हुई यादों के बारे में। और ये किस्सा शुरू होता है कॉलेज में पड़ी एक लावारिस साइकिल से। तो होता यूं है कि कई दिनों तक एक साइकिल कॉलेज के बरामदे में खड़ी रहती है, वो भी बिना ताले के। कोई उसे अपना नहीं कहता। परेशान होकर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो रघुवर प्रसाद से कहते हैं कि भाई इस पर ताला लगाओ और चाबी अपने पास रख लो। पर मजा देखिए, अगले ही दिन साइकिल गायब हो जाती है। ये एक छोटी सी घटना है, पर ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद इस दुनिया में याद रखी गई चीजों से ज्यादा भूली हुई चीजें हैं। और फिर विभागाध्यक्ष मजाक में रघुवर प्रसाद से कहते हैं, देखना अब आजकल में कोई तुम्हारे घर के सामने अपनी साइकिल लावारिस छोड़कर चला जाएगा। अब सुनने में तो ये बस एक मजाक लगता है ना, पर जैसा कि हम जानते हैं इस कहानी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। ये बात एक अजीब सी भविष्यवाणी बन जाती है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसका शायद हम सबको इंतजार था। इतना सारा खालीपन, इतनी जुदाई और इन भूली हुई चीजों के किस्सों के बाद अब वक्त है वापसी का। तो एक शाम
सोनसी लौट आती है। रघुवर प्रसाद दिन भर के थके हारे बिस्तर पर सो रहे हैं। सोनसी बिल्कुल चुपचाप दबे पांव कमरे में दाखिल होती है और उनके पास जाके खड़ी हो जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस उसकी मौजूदगी का एक गहरा एहसास। और फिर वो बहुत धीरे से उनके बगल में लेट जाती है। ये शायद इस पूरे उपन्यास के सबसे कोमल और शांत लम्हों में से एक है। कई दिनों की थकान, वो जुदाई, सब कुछ मानो एक पल में उतर जाता है और उसे वही नींद आ जाती है। ये शब्दों से पहले का मिलन है, सिर्फ और सिर्फ एक एहसास का। और फिर आधी रात को रघुवर प्रसाद को गहरी नींद में ही यह एहसास हो जाता है कि सोनसी आ गई है, और वो अपनी उसी गहरी नींद में सोई हुई सोनसी से बस इतना कहते हैं, मुंह इधर कर लो। सोचिए कितना साधारण सा वाक्य है ये, पर इसमें इतना प्यार है, इतना अपनापन है कि ये पूरी कहानी का सार बन जाता है। उनका अवचेतन मन वो भी उसे पहचान लेता है। और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो एक और राज से पर्दा उठता है। बाहर एक साइकिल खड़ी है। अरे ये वो लावारिस साइकिल नहीं है, ये तो सोनसी के पिता की साइकिल है जिसे वो अपने साथ लेकर आई है। याद है विभागाध्यक्ष की वो भविष्यवाणी? वो सच हो गई, पर कितने खूबसूरत तरीके से। जो चीज एक वक्त में भूली हुई लावारिस लग रही थी, वो असल में किसी के घर का, किसी के अपनेपन का हिस्सा थी। और बस इसी एक सवाल के साथ ये उपन्यास खत्म हो जाता है। और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, ये सवाल हम सबका है। क्या वाकई जीवन की हर ठोस, हर बंद दीवार में उम्मीद की, प्यार की और जुड़ाव की एक खिड़की रहती है? रघुवर प्रसाद और सोनसी की कहानी तो यही कहती है कि हाँ, शायद होती है, बस हमें उसे ढूंढने और उसे खोलने की जरूरत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी के एक हिस्से की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए जादू को दिखाती है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है, इस एक लाइन से जो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक एहसास है कि कैसे प्रकृति की हर आवाज एक दूसरे में जैसे घुल मिल गई हो। तो कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है सफर। और यहाँ दो चीजें हैं, एक हाथी और एक साइकिल। ये सिर्फ कहीं आने जाने के साधन नहीं है, नहीं, ये रघुवीर प्रसाद और सोनसी के लिए जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की तरह हैं। रघुवीर प्रसाद मतलब हम सब की तरह हैं, एकदम प्रैक्टिकल इंसान। उनको कॉलेज पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, और उनके लिए हाथी पर जाना, यार ये तो बहुत धीमा और अजीब है। वो तो चाहते हैं कि कोई तेज टेम्पो मिल जाए जो आज की दुनिया की रफ्तार से मैच करता हो। और यहीं पर कहानी का पूरा मजा है। एक तरफ है हाथी जो जादुई है, धीमा है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है साइकिल या टेम्पो जो प्रैक्टिकल है, तेज है, दुनियावी है। और इसी जादू और हकीकत के बीच का जो टकराव है ना, वही इस कहानी की जान है। अच्छा, अब कहानी एक बहुत ही प्यारे से मोड़ पर आती है। ये जो हिस्सा है ये सोनसी के प्यार के बारे में है और कुछ ऐसे लम्हों के बारे में जो बेहद खूबसूरत है। तो होता यह है कि सोनसी रघुवीर के लिए खाना लेकर जाती है। अब ये सिर्फ टिफिन पहुंचाना नहीं है, नहीं, ये अपने आप में उसका एक सफर है अपने पति तक पहुंचने का। सोचिए, वो हाथी पर बैठकर 8 किलोमीटर जाती है। ये उसका अकेलापन भी दिखाता है और उसका प्यार भी। और फिर उनकी बातचीत का ये छोटा सा हिस्सा, जरा इस पे गौर कीजिए। रघुवीर का ये कहना कि सोनसी की साड़ी से घी की महक आ रही है, ये कितनी गहरी और अपनी सी बात है ना? ये उनके घर की, उनके जीवन की एक बहुत सच्ची, बहुत प्यारी तस्वीर है। और फिर खाने के बाद रघुवीर का सोनसी की साड़ी से अपने हाथ पोंछ लेना। देखिए, ये कितनी मामूली सी बात लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि ये कहानी कैसे छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े मतलब ढूंढ लेती है। उनके रिश्ते की सहजता है इसमें। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो सच में पूरी तरह से जादू से भरा हुआ है। एक ऐसी चांदनी रात जहां हकीकत और सपना जैसे एक हो जाते हैं। यहाँ का माहौल बड़ा रहस्यमयी है। रघुवीर को पता नहीं है सोनसी कहाँ है। वो बस अंधेरे में पत्तों की सरसराहट के पीछे पीछे चल रहा है, जैसे कोई अनजाना सा जादू उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर चांद निकलता है और रघुवीर को सोनसी दिखाई देती है। लेखक इस सीन को बहुत धीरे धीरे हमारे सामने लाते हैं, मानो उस जादू के लिए स्टेज तैयार कर रहे हों
जो अब होने वाला है। और यहाँ पर एक कमाल का बदलाव आता है। चांदनी सोनसी पर ऐसे पड़ती है कि उसके जो गहने हैं, उसकी पायल, उसकी चूड़ियां, वो अब मेटल की नहीं बल्कि खुद चांदनी की बनी हुई लग रही हैं। ये वो पल है जब सच और सपना एक हो जाते हैं। और ये भी देखिए, 4 जुगनू उसके ब्लाउज के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो भी उसके गहनों का हिस्सा हो। इस पल में सोनसी किसी देवी की तरह लग रही है, जो प्रकृति से ही सजी हुई है। तो इस हिस्से का जो अंत है वो इस एक लाइन से होता है, मतलब जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एक ऐसा जादू था जो हकीकत बन गया था। चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उस खिड़की पर जिसके अंदर कुछ कमाल की शक्तियां हैं। रघुवीर, जो कि प्रैक्टिकल आदमी है, वो एक बहुत सीधा सा सवाल करता है, क्या यह साइकिल इस छोटी सी खिड़की से बाहर जा सकती है? और इसी सीधे सा सवाल के जवाब में कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। और जवाब मिलता है, नहीं, साइकिल बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उस खिड़की का काम बाहर भेजना है ही नहीं। उसका काम तो बाहर की दुनिया को अंदर लाना है। सोचिए, इसने तो अंदर और बाहर का पूरा मतलब ही बदल दिया। और ये जादू होता कैसे है? कुछ इस तरह कि बाहर की दुनिया एक एक करके उनके छोटे से कमरे में समा रही है। सबसे पहले तालाब आता है, फिर वो कच्चा रास्ता, तारे आते हैं, फिर पूरा का पूरा आसमान, यहां तक कि पेड़ों से पहले उनकी हरियाली अंदर आती है। मतलब कमाल की कल्पना है ये, जहां एक छोटा सा कमरा ही पूरी कायनात बन जाता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। वो जादुई रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, और अब हम देखेंगे कि उस रात ने पीछे क्या सबूत छोड़े हैं। तो जिस चट्टान पर सोनसी लेटी थी, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो एक कसौटी थी। कसौटी मतलब वो पत्थर जिस पर सोने चांदी को घिसकर उसकी असलियत परखी जाती है। और यहाँ ये पत्थर उनकी यादों की सच्चाई की परख कर रहा है। तो जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि उस काली चट्टान पर सोने और चांदी की लकीरें बन गई हैं। ये निशान सोनसी की पायल और चूड़ियों से बने थे, और ये एक पक्का सबूत था कि वो जो जादुई रात थी वो सच थी। और ये आखिरी सीन ये बहुत खूबसूरत है। दोनों घुटनों के बल बैठकर अपनी उंगलियों से उन चमकीले निशानों को छू रहे हैं और उस रात को फिर से जी रहे हैं। वो पहचान रहे हैं कि कौन सी लकीर पायल की है, कौन सी चूड़ी की। ये एक तरह से उस खूबसूरत जादुई रात का जश्न है जो सिर्फ उन दोनों का था। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम सबकी जिंदगी में ऐसी जादुई खिड़कियां होती हैं, बस हमें उन्हें देखने और महसूस करने की जरूरत है। हमारी अपनी दुनिया में ऐसी खिड़कियां कहाँ हैं?